नमस्कार साथियों, मैं चितरंजन तिवारी हमारे YouTube चैनल इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फिर से हम हाजिर और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार की जो हमारी यात्रा है उसमें मित्रों अभी समय है, समय लगेगा, लेकिन सब्र का फल होता है मीठा, होता है शानदार, होता है बहुत जानदार। तो आपको समझ में आ जाए ये बात कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, इन सारी चीजों को, इनसे हमें राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। अन्यथा मित्रों मैं भी आपको यह टॉपिक डायरेक्ट पढ़ा सकता था, लेकिन हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, आपको याद रहे, अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमने कल बात की आपसे कि अक्षांश का निर्धारण या निरूपण कैसे होता है, ग्लोब पर कैसे होता है इसका निर्धारण, निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इनकी चर्चा हम कल आपसे कर चुके थे। और हमने आपको बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो केंद्र है, बताया हमने आपको कि ये हो गया केंद्र और ये हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी की ये होगी परिधि और ये हो गया पृथ्वी का क्या, केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से जो पृथ्वी की बाहरी परिधि है, जिसे आप ध्रुवीय परिधि या सतह कहते हो, इस पर जो कोण बनाया गया है, यह कोणात्मक दूरी ही क्या कहलाती है, अक्षांश। ये कोण बना दिया हमने, ये कोण बना दिया हमने, और इन कोणों को हमने एक सरल रेखा से मिला दिया। तो ये कोणात्मक दूरी तो है अक्षांश, क्लियर। और ये समान कोणों को मिलाने वाली जो रेखा है, यह है अक्षांश रेखा। हम बहुत अच्छे से इस पर आप लोगों से चर्चा कर चुके थे। साथियों आपको याद रहे कि और भी इस तरीके से कोणात्मक दूरी हो सकती है। ये कोई हमने ली और ये लीजिए, फिर और कोई कोणात्मक दूरी ली, ये लीजिए। तो इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं, ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये कितने डिग्री है, तो यहां से कोण देख लो कितने डिग्री का बन रहा है। जैसे ये अक्षांश रेखा कितनी है, तो ये देख लीजिए कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये चीज आपको कल अच्छे से हम समझा चुके थे। क्लियर दोस्तों। आप इसमें देखें स्थिति, हम आपसे बात कर रहे हैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं की। वैसे तो हमने बता दिया आपको कल कि कितनी होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये देख लीजिए आप, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। क्या हो गई ये, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ने इस ग्लोब को दो भागों में बांट दिया। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये साउथ हेमिस्फेयर, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपके क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर हो रही है बात। तो हमने आपको क्लियर बता दी थी बात कि इसने दो बराबर भागों में बांटा इस पृथ्वी को या ग्लोब को। और इस ग्लोब से जब हम यहां कोणीय दूरी बनाते हैं, तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से हम चलें, तो यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अर्थात यह अक्षांश भी कितना होगा, 90 डिग्री, और यह अक्षांश कितना होगा, 90 डिग्री। आप लोग यहां भी देख लीजिए कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यह 90 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है, और यह 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। तो कल हमने आपको क्लियर कर दिया था कि साहब अक्षांश
और दूसरी चीज हमने आपसे बोली थी अक्षांश रेखा, क्योंकि हमने बताया था लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड लाइन क्या है, परिभाषा बता चुके हैं आपको। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है। तो अक्षांश कितने हो गए, हमने कहा 90 तो ये हो गए और 90 दक्षिण वाले हो गए, तो अक्षांश हो गए 90 प्लस 90 बराबर 180। लेकिन साथियों ये 0 डिग्री भी तो है, क्योंकि इसको छोड़ के तो हम काउंट करेंगे तब 90 होंगे। 1 2 3 4 20 40 50 60 70 80 90। क्लियर। ऐसे 0 छोड़ के एक यही तो आएगा, 1 2 3 4 और फिर ये 90। तो 90 उत्तर वाले, 90 दक्षिण वाले, और एक हमारा हो गया कौन, 0 डिग्री, अर्थात अक्षांश हो गए हमारे 181 181। और अक्षांश रेखा जिसे सही मायने में हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखीय वृत्त, सर्कल। और जो हमारे सर्कल होते हैं 179। और कल अच्छे से बता दिया था, क्योंकि ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और आप देख लें इधर कि साहब ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये जो 90 डिग्री साउथ पोल है, ये बिंदु हैं, रेखा नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसका जो केंद्र है, केंद्र से जब सीधी चली जाएगी इस तरीके से, ये कोण बन गया, तो यहां रेखा बनी नहीं रही है। सबसे छोटी कोई रेखा बनती है तो वो बनती है ये, और आप मित्रों देख रहे हो ये आपकी हो गई कितनी, 89। कितनी हो गई ये वाली आपकी, 89 डिग्री। तो 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तो रेखाएं हैं, लेकिन 90 डिग्री और 90 डिग्री ये अक्षांश तो है, लेकिन अक्षांश रेखीय वृत्त नहीं है। अर्थात आपको समझ में आ जाए, अक्षांश हो गए 181 लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड सर्कल या लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखीय वृत्त हो गए 179। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इनमें मित्रों आप देखें कि जो पृथ्वी है ये कैसी होती है, खरबूजे की तरह होती है, तरबूज की तरह होती है। अगर आप खरबूजे को काटें और खरबूजे को आप आड़ा काटें, तो उसमें आड़ा जब आप काटेंगे तो घेरे बनते जाएंगे, और सबसे बड़ा घेरा कौन सा होगा, बीच वाला। क्लियर। और सबसे छोटा घेरा कौन सा होगा, ये 89, क्योंकि 90 तो सर्कल होता ही नहीं है। तो ग्लोब पर जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो होता है हमारा विषुवत रेखीय वृत्त। कौन सा वृत्त होता है, विषुवत रेखीय वृत्त, या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखीय वृत्त, या भूमध्य रेखीय वृत्त। क्लियर। जिसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर सर्किल, इक्वेटर सर्किल। क्योंकि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर की बात करें, समान भागों में बांटने वाली रेखा ही तो हमारी क्या है, इक्वेटर है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो मित्रों क्लियर हो जाए आपको पोजीशन कि जब हम भूमध्य रेखा से, जब हम कहां से, भूमध्य रेखा से, क्योंकि आप लोग देख ले चाहें तो ये हो गया साहब, इनको मिटा दूं मैं, ये देख लीजिए आप लगातार, ये देख लीजिए आप, कंटिन्यूस आप देखते जाए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए साहब। तो आप लोग देख ले लगातार कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो ये सर्कल क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि खरबूजे का आप देख लो बीच में घेरा बड़ा, और ऐसे आप काटोगे तो ऊपर से वो क्या, बिल्कुल छोटा होता जाता है। तो आपको क्लियर हो जाए पोजीशन कि सबसे बड़ा जो व्रत होता है भूमध्य रेखीय व्रत होता है। क्लियर बात। या जिसे आप परिधि बोल देते हो, और हमने बता दिया था आपको कि इसकी जो लंबाई होती है भूमध्य रेखीय व्रत की, वो होती है 40075 या 76, कुछ भी आपको मिल सकता है, कोई खास फर्क नहीं है, 40075 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो भूमध्य रेखीय जो आपका क्या होता है,
वृत्त जो होता है इसकी तो होती है ये लंबाई किलोमीटर में, और जो आपकी ध्रुवीय परिधि होती है, इस ध्रुवीय परिधि की होती है 40008। चूंकि ये जो कोणीय दूरी अक्षांशों की, ये तो परिधि पर है। किस पर है? परिधि पर। और 360 पार्ट अपन बात करें इसके दोनों तरफ से देखते हैं ग्लोब में, तो वो क्लियर चीज हमें नजर आती है। और जब हम इसमें भाग कितने का दे दें? 360 का, तो 360 का भाग जब 4008 में अगर अपन दें तो ये आता है लगभग 111.133 किलोमीटर। इस तरीके से कुछ स्थिति बनती है। और जब हम देशांतरों में आपसे आगे बात करेंगे 40075 और 76 में 360 का भाग देंगे तो यह आएगा 111.32 और ये 13। तो जो अक्षांश होते हैं मित्रों, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है आपकी 111.13, या इसको जनरल बोल देते हैं 111.11 ये लिखी हुई मिल जाती है। और जब बिल्कुल ही मिलेगी तो कई बार 111 मिल जाती है, लेकिन ये भी ऑप्शन में हो, ये भी हो और ये भी हो, तो फिर राइट यही होगी। क्लियर मित्रों? तो आप समझ जाएं कि जो दो अक्षांश या अक्षांश रेखीय वृत्त हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से कहां जाते हैं? ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो अक्षांश रेखीय वृत्तों की लंबाई तो छोटी होती जाती है। क्योंकि खरबूजे को जब ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो वृत्त क्या होते जाते हैं? छोटे, जबकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे मैंने बनाने का प्रयास भी कुछ ढंग से किया, ये पास है, ये थोड़ा और दूर 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 है। ठीक है कि नहीं है? तो जैसे नीचे आएंगे तो भी यही सेम कंडीशन रहेगी, यानी कि चाहे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव चले चाहे दक्षिणी ध्रुव चले, जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो जो अक्षांश रेखीय वृत्त हैं, इनकी जो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते तो सर्किल की जो लंबाई है वो तो कम होती जाती है, जबकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो मित्रों आपको याद रहे, जो अब तक हम और आप पढ़ते आए हैं और हमारे जो विद्वान जन पढ़ाते आए हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्लियर? ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो कम होती जाती है। और ऐसा कहते हैं कि जो ये दो अक्षांश हैं, इनके जो बीच की दूरी है, ये जो आपके क्या बोलते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर जो लगभग होती है वो होती है 110.6 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर तो होती है 110.6, लगभग है ये, लगभग किलोमीटर में। और जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बीच की दूरी जो आपके ध्रुव हैं, ध्रुवों की तरफ होते हैं 111.7 होगी शायद, 111.7 हो सकती है मेरे हिसाब से, 111.7 किलोमीटर, बिल्कुल यही होगी। तो आप लोगों को याद रहे कि ध्रुवों पर तो थोड़ी क्या हो जाती है, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी ज्यादा, और भूमध्य रेखा पर क्या होती है? कम। तो मित्रों आप समझ लें इस चीज को, जिसकी हमने कल आपसे चर्चा नहीं की थी, कि दो अक्षांश या दो अक्षांश रेखे जो वृत्त हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो अक्षांश वृत्तों की लंबाई तो घटती जाती है, जबकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और भूमध्य रेखा पर लगभग 110.6 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर लगभग 111.7 किलोमीटर होती है। हम जो पढ़ते हैं वो तो दो अक्षांशों के बीच की क्या पढ़ते हैं? औसत दूरी पढ़ते हैं।
दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है मित्रों, आप जानते हो इसे कटिबंध कहते हैं। ये जो है ना इन अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कहलाती है आपके जॉन या कटिबंध। तो एक चीज ये क्लियर हो जाए कि जो दो अक्षांश हैं, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? जॉन या कटिबंध कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये चीज मैंने आपको बताई दिया कि 111.13 ही जो फैक्चुअल औसत दूरी है दो अक्षांशों के बीच की वो है। तो ये जॉन या कटिबंध हो गया। दूसरी अगर हम बात करें साथियों, तो आपको याद रहे कि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 10075, तो ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के पार्ट की अगर अपन बात करें तो भूमध्य रेखा जलीय पार्ट में ज्यादा है और यह जल के जो सतह से गुजर रही है, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं तो हमें नजर नहीं आती, हमने बताया आपको काल्पनिक रेखाएं, तो जल में जो इसका भाग है वो है 78.7%, यानी कि जो ये आपका 7 पॉइंट ये है, इसका लगभग 78.7% जो भाग है वो तो जल के ऊपर से गुजरता है। क्लियर मित्रों? और 100 में से जब हम 78.7 घटा दें तो 21.6 बच जाते हैं मेरे हिसाब से, 21.6, 7, 6, 13, 8, ओके। और 21.6% जो भाग है इसका वो स्थल से गुजरता है। क्लियर बात? अब मित्रों एक चीज है, जैसे कोई पूछ रहा था बच्चा मुझसे कि साहब ये जैसे आपके पृथ्वी है, इसके ये जो है ना ये तो हो गई इसकी क्या परिधि, यानी कि ये जो है चारों तरफ हम चल रहे ऐसे, तो ये तो क्या हो गया मित्रों परिधि। और परिधि की लंबाई हमने आपको बता दी क्या है 40075 भूमध्य रेखीय जो परिधि। एक इसमें मित्रों मैं आपको बताऊं कि ये है और इसमें सीधा यहां से एक छेद करूं और सीधा यहां से डायरेक्ट मिला दूं तो ये होता है व्यास। और जो व्यास होता है ना आपको याद रहे वो होता है 12756, यानी कि ये तो हो गई भूमध्य रेखा की लंबाई। और जो भूमध्य रेखीय क्या है व्यास है, व्यास की लंबाई होती है 12756। ऐसे हम आपको ध्रुवीय व्यास के बारे में बताएंगे जिसकी 12713 होती है। जो ध्रुवीय व्यास की हम बात करें सीधा ये तो 12713 आपको जैसे बनाते हैं ना तो ये सीधा नजर आता है, बाकी ये है इस तरीके से क्योंकि पृथ्वी ऐसे है, यूं है पृथ्वी ऐसे। क्लियर? ऐसे है। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखीय व्यास, ये हो गया आपकी भूमध्य रेखीय परिधि और बीच की दूरी के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में। तो कौन ये दूरी होगी सारी चीज है। अब अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें बीच बीच में इनका, कई बार हमें याद नहीं रहती है, मिटा देते हो, बीच में आप देख ले। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो हमने मुख्य अक्षांश रेखाएं जिनका निरूपण किया है उनके बारे में, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आप इसको बना भी लेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए ये आपका हो गया वही ग्लोब, और ग्लोब में ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर? जिसे हम बोल देते हैं क्या भूमध्य रेखा, जिसे हम बोल देते हैं क्या विषुवत रेखा। क्लियर? जिसे हम बोल देते हैं क्या इक्वेटर, क्या बोल देते हैं मित्रों इक्वेटर लाइन, अर्थात EQUATOR। क्लियर? तो इक्वेटर होगी, तो ये चीज क्लियर हो जाए। फिर मेन जो एक रेखा और है वो है हमारी मित्रों ये, और इतना ही नीचे ये जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखीय व्रत। क्लियर मित्रों, जिसे हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा या कर्क रेखीय व्रत। कर्क रेखा या कर्क रेखीय व्रत अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर मित्रों, इसके नीचे ये जो रेखा है ठीक हुई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखीय व्रत, जिसे हम बोल देते हैं मकर रेखीय व्रत। अर्थात आपको क्लियर हो जाए मित्रों, ये हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर होगी बात। अब और आगे की बात करें हम तो एक जो मेन है वो हो गई आपकी ये और ये जो हमारी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखीय व्रत, जिसे हम बोलते हैं क्या, आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल अर्थात आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत। और नीचे वाला जो है ना मित्रों, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। ये भी अपना कितने हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या दक्षिणी अक्षांश रेखीय व्रत अर्थात ये हो गया आपका अंटार्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक या ट्रॉपिक ऑफ आपके आर्कटिक। क्लियर होगी बात। और ये जो है मित्रों, ये है आपके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां रेखा शब्द प्रयोग नहीं किया हमने। और ये जो है आपके, यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। और इसे हम बोल देते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल। और यह आपके हो गया साउथ पोल। क्लियर होगी मित्रों बात इतनी आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्लियर, क्योंकि फिर मैं इसमें समझाऊंगा थोड़ा बहुत, फिर आपको हौच पौच हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ले लेना। तो इस तरीके से ये पृथ्वी पर मेन रेखाएं हैं। अब साहब सवाल उठता है कि साहब ये 23.5 डिग्री पर ही क्यों लिया, 25 पे क्यों नहीं लिया, 22 पे क्यों नहीं लिया, 13.5 पे क्यों नहीं लिया, साहब 23 पे ही क्यों नहीं लिया। क्लियर हो रही ना बात। ये इधर 23.5 पर ही क्यों लिया, या 24 पे क्यों नहीं ले लिया, 1.5 का क्या मतलब है। तो इन चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन आप लोग देख लें कि ये है क्या, जो रेखा ये कोणीय दूरी ही है। ये जो भूमध्य रेखा से है, ये जो कोणीय दूरी है 23.5 है केंद्र से। कितने हैं ये, 23.5। दूसरी बात करें, ये भी जो नीचे है ये भी कितनी है, 23.5। और ये भी क्या है, 23.5। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है ये कितनी है, 66.5 पूरा। ये कितना है, 66.5। अर्थात तो यहां भी अपन बात करें तो ये कितना है, 66.5। ये कितना है, 66.5। तो ये कोणीय दूरी ही तो है। इनका निरूपण इस तरीके से हुआ है। अगर हमको कोई 70 डिग्री चाहिए तो आप लोग देख ले, 70 डिग्री पे कौन बना लिया, ये रेखा खींच दी साहब, ये लो। क्लियर हो रही ना बात आपको। तो ये प्रमुख रेखाएं हैं जिनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा होता क्यों है कि 23.5 डिग्री ही क्यों ली हमने। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको 23.5 डिग्री ही क्यों लिया है। तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा
प्रयास करूंगा आपको समझाने का। देखें आप, ये जो है इसको हम मानते सूर्य, इसको क्या मानते हैं? सूर्य मानते हैं। तो ये सूर्य हो गया, क्लियर। और ये हो गई अपने क्या? पृथ्वी। ये हो गई अपने क्या? पृथ्वी। इसमें ब्लैक वाला आप मान लो कर्क रेखा, ये वाला आप क्या मान लो जो मैंने यहां से पकड़ रखा है भूमध्य रेखा, ये हो गई अपने मकर रेखा। अब आप देखें स्थिति कि ये सूर्य है। अब आप देखो सूर्य सीधा कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। देख लें आप चाहे तो, सूर्य सीधा कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। अब देखो भूमध्य रेखा पर है, और ऐसे से पृथ्वी चक्कर काटते आप पता है पश्चिम से पूर्व। तो अब कहां चमक रहा है? आप लोग देख लें आसानी से, खूब क्लियर। ये देख लो आप चाहो तो, भूमध्य रेखा पर। और अभी भी कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। और अभी भी कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी सीधी होती, यदि पृथ्वी क्या होती? सीधी होती। आप बड़ी बोतल है, आप देख लो, ये भूमध्य रेखा जैसे माने आप, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, लगातार पृथ्वी सीधी होती तो हमेशा बीच में चमक रहा है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब आप देखें कि इस समय तो सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। आप लोग और देख ले, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। इस समय तो सूर्य कहां चमक रहा है? सीधा भूमध्य रेखा पर। देख लो आप, यहां चले गए तो भी सूर्य कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। लेकिन जैसे ही पृथ्वी 23.5 झुका दी जाए, अब आप देख लो ब्लैक लाइन पे चमक रहा है। और ये हो गई कर्क रेखा, 21 जून का टाइम है। और इसी को अगर मैं सीधा कर दूं तो फिर देख लो आप भूमध्य रेखा, और फिर देख ले आप कर्क रेखा। और झुकी होती, पूरी लेटी होती पृथ्वी तो ध्रुवों पर भी चमकता। क्लियर। अपन यहां चल रहे, देखो अब झुके का कोई प्रभाव नहीं है, झुके कोई प्रभाव नहीं है। भूमध्य रेखा पर चमक रहा है सूर्य। कहां चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। सीधा कर लो तो भी भूमध्य रेखा पर। यहां देख लो आप, अब भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। लेकिन यदि पृथ्वी को फिर हम झुका दें तो कहां चमक रहा है? मकर रेखा पर। कहां चमक रहा है? मकर रेखा पर। क्लियर होगी बात। और फिर यहां आ जाए तो भूमध्य रेखा पर। इस तरीके से हमारे मौसम भी बनेंगे। यहां जो ये समय है 21 मार्च है, अप्रैल मई जून, ये 21 जून है। फिर साहब जून का जुलाई अगस्त सितंबर, ये 23 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 22 दिसंबर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सूर्य यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा यहां चमक रहा है, या ज्यादा से ज्यादा सीधा यहां चमक रहा है, इनसे ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि सूर्य यहां से यहां तक चल रहा है। बस आगे होगी बात समझ में आपको। इसको मैं मिटा रहा हूं बीच में से थोड़ा सा। तो इसलिए मित्रों आपको समझ में आ गई होगी बात कि क्यों हमने 23.5 डिग्री ही लिया है। क्योंकि उत्तर में सूर्य की किरणें हद से हद कहां तक सीधी पड़ेंगी? 23.5 तक। और दक्षिण में भी 23.5 तक। एक बार देख लें आप दोबारा से चाहें तो, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा, ये हमारी हो गई कर्क रेखा, और ये वापस से हमारी हो गई मकर रेखा। सूर्य यहां चमकता है, ये सूर्य किरणें हैं सीधी पड़ रही हैं, देख लीजिए आप। और ये कितने तारीख की बात है? ये बात है मित्रों 21 जून की। तो 21 जून को सूर्य चमक रहा है कहां? कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। एक चीज और ध्यान रहे आपको, मैं थोड़ा भूल गया, याद करने बड़ी प्रॉब्लम करती है चीजें, दिमाग से निकल गई थोड़ी सी, इसको बता दूं। ये हो गए आर्कटिक और नीचे वाली ये हो गए अंटार्कटिक, 66.5 जो है। अब समस्या ये है कि साहब ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, इधर से अंटार्कटिक से होकर, तो इसलिए इनको नाम इन्हीं के नाम पर दे दिया। अब दिक्कत यह है कि कभी अंटार्कटिक ऊपर चला जाता है, कभी आर्कटिक नीचे आ जाता है। उन बच्चों का जिनको संसार के मैप की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो आप लोग देखें, सीधा सिंपल फंडा कि आर्कटिक एक एक अक्षर 1-1 किलो का है। एक एक अक्षर किसका? 1-1 किलो का है।
तो 1 2 2.5 3.5 और 4.5। तो आर्कटिक में हो गया कितने किलो वजन? 4.5। और अंटार्कटिक में देखो 1 1.5 और 2 आधे आधे मिलकर 2 हो गए, 3 4 5 और 6। एक में 4.5 किलो वजन है, एक में 6 किलो वजन है। ताकड़ी में तोल लो तो कम वजन वाला तो कहां रहेगा? ऊपर। और ज्यादा वजन वाला कहां जाएगा? नीचे। तो इसमें वजन ज्यादा है अंटार्कटिक में, तो नीचे आ गया, और इसमें वजन कम है तो वो ऊपर। अर्थात हमें आर्कटिक और अंटार्कटिक तो याद होते हैं, लेकिन समस्या यह है कई बार जो प्रॉब्लम करता है बच्चों को कि आर्कटिक कौन सा, अंटार्कटिक कौन सा है, जिसकी आपको मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अब आप स्थिति देख रहे हैं कि साहब 21 जून को यहां सीधा चमकता है सूर्य। और दूसरी बात करें 21 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में यहां, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां, जनवरी फरवरी मार्च में यहां, अप्रैल मई जून में फिर यहां। ये लोकेशन है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य, फिर सूर्य जब इधर आए तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, और यहां चमकता है कब? 23 सितंबर को। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और यहां चमकता है कब? 22 दिसंबर को। 3 महीने, क्योंकि जब यहां 21 जून और यहां 22 दिसंबर, यानी कि यहां से यहां तक 6 महीने, यहां से तक कितने महीने? 6 महीने। फिर ये वही 22 दिसंबर वापस 21 जून, फिर यहां भी 6 महीने। जब यहां से यहां तक 6 महीने, यहां से यहां तक 6 महीने, और जब दूरी 0 से ये 23.5 और ये 23.5 बराबर का मामला है, तो लगभग 3 महीनों में से अपन बांट लेते हैं। तो ये 3 महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, और ये हो जाता है आपका 21 मार्च। फिर वही अप्रैल मई और जून, ये फिर आपका हो जाता है 21 जून। और इस तरीके से ये हमारा एक सौर वर्ष हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? एक सौर वर्ष। क्लियर हो रही है बात आपको? तो ये रेखा वगैरह तो सब आपको याद है ही। अब इनको मैं मिटा दूं, कुछ लिख लूंगा इधर, जिससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, कुछ लिखना होगा तो ये हो गया एक सौर वर्ष। ये क्या हो गया? एक सौर वर्ष हो गया। क्लियर बात? तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा इस पर कर्क रेखा पर, तो यहां ज्यादा धूप होगी। ज्यादा धूप होगी यानी कि सूर्य इधर से चमका ले, चलो अपन ये चमक रहा है, तो यहां तो सूर्य किरणें कैसी पड़ रही है? सीधी। तो यानी सूर्य बहुत जल्द उदय हो जाता है और बहुत लेट क्या होता है? अस्त हो जाता है। तो ये चीज क्लियर हो जाए, बहुत जल्द उदय है और बहुत लेट क्या है? अस्त है। क्योंकि सूर्य एक सीधी किरणें हैं। आप लोग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं सीधा कि मैं सूर्य हूं, और साहब ये तो सूर्य क्या नाम से आप लोग देख रहे हो स्थिति कि साहब अस्त हो गया। ये लो साहब, सूर्य हो गया अस्त। क्लियर बात? और ये हो गया उदय। तो सूर्य आप लोग देख रहे हो ये अस्त हो गया और ये उदय हो गया। जब मेरी सीधी किरणें आप पर जाएंगी तो सूर्य की किरणें जल्दी से पहुंचेंगी, देरी से वापस आएंगी। लेकिन आप सोचें कि आप तो सामने हो, कोई व्यक्ति काफी दूर इधर है, कोई व्यक्ति काफी दूर इस तरफ है, तो किरणें वहां कैसी जाएंगी? तिरछी। और सूर्य किरणों को जाने में क्या लगेगा? टाइम। और वापस लौटेंगी जल्दी। तो वहां दिन क्या हो जाएंगे? छोटे। तो ये देखें आप स्थिति एक बात कि सूर्य किरणें यहां पर पड़ रही हैं सीधी, और यहां सूर्य किरणों का तिरछापन ज्यादा है। तिरछापन क्या है? ज्यादा। हालांकि इस तरफ भी तिरछापन है, लेकिन यहां तिरछापन कम और यहां तिरछापन ज्यादा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य किरणें पड़ रही है सीधी, दिन हो गया बड़ा और रातें हो गई छोटी, और महीना चल रहा है इस समय कौन सा? जून का। क्लियर? अब जून के महीने में अब 21 जून आने वाली है, और 21 जून को हमारा सबसे बड़ा दिन होगा। क्योंकि आजकल आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रात को लेट सो रहे हैं, और सुबह जब उठते हो ना तो सूर्य कब का उदय मिलता है। क्लियर बात? जबकि सर्दियों में हम जाग जाते हैं और सूर्य उदय ही नहीं होता, क्योंकि वो महीना होता है हमारे दिसंबर जनवरी का, और दिसंबर जनवरी में तो सूर्य यहां चमकता है। दिसंबर में तो दिसंबर में सूर्य चला जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाएगा तो यहां किरणें हैं सीधी, यहां किरणें हैं कैसी? तिरछी। तो बहुत बड़ी घटना हो रही है कि यहां किरणें सीधी, यहां किरणें तिरछी। तो यहां सूर्य बहुत जल्द उदय हो रहा है,
और बहुत लेट अस्त हो रहा है, जबकि वहां सूर्य किरणें देरी से जा रही है, जल्दी से आ रही है, क्योंकि किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तो क्लियर हो गई होगी बात आपको कि चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और यह जून का महीना चल रहा है, तो 21 जून का जो दिन होगा, 21 जून का जो दिन होगा, क्लियर हो जाए पोजीशन आपको बेटा, कि ये जो 21 जून का दिन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा क्या होगा? दिन। और यही दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होगा। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सबसे गर्म दिन, क्लियर। और जब यहां सूर्य बहुत जल्द उदय हो रहा है, बहुत लेट अस्त हो रहा है, यानी कि दिन हो गया बड़ा, तो रात क्या हो गई? छोटी। और यही उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है। अर्थात आप लोग देख लें कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, रात सबसे छोटी, और ऋतु ग्रीष्म। ऋतु कौन सी हो गई है? ग्रीष्म ऋतु हो गई है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। जबकि यही 21 जून, मित्रों क्लियर हो जाए आपको, यही जो 21 जून है दक्षिणी गोलार्ध में किरणें जा रही है तिरछी, तो यही 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे छोटा दिन। सबसे क्या हो गया? सबसे छोटा दिन, सबसे ठंडा दिन, और सबसे आपको याद रहे लंबी रात। सबसे लंबी क्या है? रात। यही 21 जून। क्लियर हो जाए आपको कि यही जो 21 जून है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है, सबसे ठंडा दिन है, सबसे लंबी रात है, और यही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, सबसे गर्म दिन है, सबसे छोटी रात है। अर्थात ऋतु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु। जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो ऋतु बिल्कुल कैसी हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। अब आप बात करें कि जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं मकर रेखा पर, किस पर पड़ रही हैं? मकर रेखा पर, तो ये दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो जो 22 दिसंबर है, याद रहे आपको 22 दिसंबर, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो निश्चित रूप से इसका उल्टा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे कह लीजिए गर्म दिन, और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात। इसमें सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। जबकि ठीक इसके विपरीत यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा दिन, और उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी या बड़ी रात्रि। सबसे बड़ी या लंबी क्या हो गई? रात्रि। तो ये चीज बच्चों आपको आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो रही है बात आपको? अब आप स्थिति इसमें देखें कि ये चीज तो आपको आ गई समझ में कि सबसे बड़ा दिन क्या है। अब ये उत्तरी गोलार्ध ही नहीं, आपको याद रहे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और अच्छे से बताऊंगा तो आप स्थिति देखेंगे कि देखो ये तो हो गया बच्चों आपका भारत, और ये हो गया इसमें राजस्थान। क्लियर? ये हो गया भारत और ये हो गया राजस्थान। मैं क्लियर वैसे ही बना दूं सीधा सीधा, इसमें थोड़ा आपको ऐसा लगेगा। आप लोग देख लें कि ये तो क्या हो गया आपके भारत, क्लियर, और ये हो गया आपके कौन? राजस्थान। तो ये भारत या राजस्थान के संदर्भ में भी वही है
कि यह भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है, सबसे गर्म दिन है और सबसे छोटी रात है। अब प्रश्न पूछ लिया सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और ऑप्शन में मिल गया 21 जून, दूसरा बी मिल गया 22 दिसंबर, तो नीचे लिख दो थोड़ा सा, ऑप्शन मिल गया 21 जून, बी ऑप्शन मिल गया 22 दिसंबर, एक मिल गया 21 मार्च सी, और एक मिल गया 23 सितंबर, और चलो 23 सितंबर हटा दो, और एक मिल गया आपके डी में 21 जून व 22 दिसंबर। क्लियर? तो जो ऑप्शन मिले 21 जून 22 दिसंबर, बी, सी 21 मार्च और डी 21 जून व 22 दिसंबर, तो मित्रों दोनों ही बड़े दिन हैं, और पेपर सेटर ने इसको क्लियर नहीं किया है कि कौन सा सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, और ऐसे समय में साइलेंट क्वेश्चन है, तो 21 जून और 22 दिसंबर दोनों ही बड़े दिन हैं। लेकिन जब क्वेश्चन को ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए कि साहब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होगा, तो चाहे ऑप्शन में आपको कुछ भी मिले, आपको क्लियर हो जाए पोजीशन, सबसे बड़ा दिन होगा अपना 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, और जब दक्षिणी गोलार्ध का पूछ लिया जाए सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर। क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछा जाए 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछा जाए 22 दिसंबर, तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब और थोड़ा सा इसमें आप लोग देखें कि ये कैसे कैसे घूम रही है पृथ्वी, और कैसे हमारे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, जो पृथ्वी की आपको याद रहे परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक है कि नहीं है? जब आपको कभी पढ़ाएंगे पृथ्वी की गतियां, तो इसको डिटेल से बताएंगे। हालांकि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दूं मैं, और यह तरीका सही मायने में राइट तरीका नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए आपको इससे मैं समझा देता हूं। सही वे क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको उससे जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ लैटिट्यूड। यहां आप देख रहे हो सूर्य चमक रहा है सीधा 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर यहां आ गया साहब जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये डेट हो गई आपकी क्या 23 सितंबर, फिर यहां सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये डेट हो गई 22 दिसंबर। क्लियर बात? दिसंबर के बाद आप यहां गए जनवरी फरवरी मार्च, और ये डेट हो गई आपकी 21 मार्च, फिर और ऊपर गए तो अप्रैल मई और जून, और ये डेट हो गई आपकी 21 जून। आपको पता है जब यहां सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी ऋतु का अनुभव होता है? ग्रीष्म ऋतु। और जब यहां सीधा चमकता है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु का? शीत ऋतु। जब 22 दिसंबर को है तो अभी मैंने बताया ना सबसे ठंडा दिन है, तो शीत ऋतु हो गई। आप लोगों को याद है सर्दी से पहले हमारे यहां शरद आती है, ठंड का एहसास सा। क्लियर? अब गर्मी चली जाएगी, जून जुलाई अगस्त में बारिश होगी, वर्षा का मौसम चलेगा, और सितंबर में आकर के अब तो देखो जलवायु परिवर्तन हो गया, महसूस नहीं होता। नहीं, पहले सितंबर में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि साहब इतनी सर्दी पड़ने लग जाती थी कि कुछ ओढ़ने की जरूरत होने लग जाती थी। ठीक है, ब्लैंकेट्स वगैरह चादरें वगैरह ओढ़ लिया करते थे। तो इस समय ठंड से शीत से पहले की जो स्थिति है वो है शरद ऋतु। क्या है? शरद। और जब शीत के बाद आप लोग देख रहे हो शीत ऋतु है, फिर जब अपन और ऊपर चलते हैं तो फरवरी मार्च में, मार्च के आसपास पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं। पेड़ क्या गिराते? अपने पत्ते। और पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं, और इसको अपन बोलते हैं क्या? बसंत का मौसम बोलते हैं। तो ये कौन सी ऋतु होगी मित्रों? बसंत ऋतु। क्लियर हो जाए बात आपको? तो ये 4 ऋतुएं हैं। ये 4 क्या हैं? ऋतुएं हैं। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो आप लोगों ने देखी कि ये 4 ऋतुएं हो गई, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, या मौसम आप इन्हें कह ले। वैसे आप जब भारत पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में बड़े लेवल पर तो हेमंत और शिशिर ऋतुएं भी आप पढ़ते हैं।
और ये 4 ऋतुएं वही हैं जो आपने कभी सुना होगा एक सॉन्ग, पतझड़ सावन, बसंत बहार, एक वर्ष के मौसम चार, मौसम चार। क्लियर? तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी वॉइस सुना रहा हूं, तो सुने आप। ये वही मौसम चार हैं एक वर्ष के, आप लोग देखें, याद रहेगा आपको। एक हो गया कौन सा? ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। देखें आप, सुने। बसंत बहार, एक बहुत सुंदर सॉन्ग है पुराना। एक वर्ष के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। तो सुन लिया आपने, ये एक वर्ष के मौसम क्या हो गए? चार। क्लियर होगी बात? तो ये ऋतुओं की बात हो गई थोड़ा बहुत। हाँ, इसका राइट वे और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जल्दबाजी में, तो ये स्थिति क्लियर हो जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। आप ये सारी चीजें तो लिख ही लेंगे, कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी क्या है। अब आप स्थिति देखें कि सही तरीका सही मायने में है क्या? सही तरीका वो है जो अभी आप लोगों को मैंने पेन घुमा करके बताया था। ये हो गया गोला, और इस तरीके से पृथ्वी, गोला क्या? ये सूर्य है, सही बात तो ये है। और इस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमने बताया आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है भाई। इस तरीके से क्या है? झुकी हुई है। नीचे वाली है मकर रेखा, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप लोग स्थिति देखें, यहां पर पृथ्वी की लोकेशन ये होती है मित्रों। क्या होती है? ये सूर्य किरणें सीधी कहां जा रही है? देखा, भूमध्य रेखा पर। यहां पर झुकी हुई है चूंकि पृथ्वी, तो पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये पोजीशन हो गई। तो ये देख लीजिए आप, सूर्य किरणें कहां जा रही है? सीधी कर्क रेखा पर। और ये हो गया कौन सी तारीख? 21 जून। और ये हो गया आपकी कौन सी तारीख? जून से पहले 21 मार्च। 21 मार्च हो गया, नीचे लिख दो चलो, 21 मार्च। और जून का जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये जो पोजीशन होगी ना आपकी, वापस से फिर यहां वही भूमध्य रेखा पर चमकेगा। और ये आपकी स्थिति हो जाए कितने तारीख की? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये हो गई 23 सितंबर। फिर वापस यहां लोकेशन की बात करें तो वही झुकी हुई है पृथ्वी, ये मकर रेखा पर चमक रहा है। और ये स्थिति हो गई आपकी 22 दिसंबर। तो इस तरीके से पृथ्वी घूमती है। क्लियर हो रही है ना बात आपको? अब आपको याद रहे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य एक बार तो आपको कब 22 दिसंबर को, और एक बार 23 सितंबर को, और एक बार 21 मार्च को। जब 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, आप लोग देख ले। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो ये बनते अपने विषुव। ये क्या बनते हैं? विषुव बनते हैं, इक्विनॉक्स बनते हैं। तो इक्विनॉक्स, विषुव जिन्हें हम बोल देते हैं। विषुव का मतलब, इसी के कारण इस भूमध्य रेखा का नाम विषुवत रेखा बना, क्योंकि इससे क्या होता है कि समान दिन और रात होते हैं। इक्विनॉक्स या विषुव की बात करें तो आप सुन लें, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, कि एक ऐसा समय बिंदु होता है विषुव, जिस पर दिवस का और रात्रि का जो समय है वो लगभग क्या होता है? बराबर। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। और ये जो विषुव जो शब्द है संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत भाषा में इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो दिन रात बराबर होने से है। इक्विनॉक्स जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्वस प्लस नॉक्स। तो एक्वस का मतलब होता है क्या? समान। और नॉक्स का मतलब होता है रात्रि, अर्थात समान दिन और रात्रि। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में जब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे हमने पेन को चक्कर लगा के आपको बताया, तो एक बार तो पृथ्वी सूर्य की ओर तथा एक बार सूर्य के दूसरी ओर पृथ्वी झुकी हुई होती है। आपने देखा ऐसे चल रहे, तो एक बार तो पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है, और इधर चल जाएंगे तो सूर्य के दूसरी ओर झुकी हुई है। लेकिन एक बार स्थिति ऐसी भी तो आती है, ये आप लोग देख 21 मार्च और 23 सितंबर की, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, बीचों बीच में पड़ती है, और ये बीचों बीच की जो स्थिति है ना, यही विषुव है।
यही क्या है, विषुव। तो कल आपसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्या विषुव है, क्या संक्रांति है, और फिर कल पढ़ेंगे अपन लॉन्गिट्यूड, और इसके बाद फिर नेक्स्ट अपना होगा राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें और हमसे पूछें। बाकी हमारे मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल प्रोवाइड हो ही रहे हैं वीडियो में, तो उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो आपसे देखो मित्रों, निवेदन है, और यही बस एक चीज है जो हमको मोटिवेशन देती है, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।